हाय एवरीवन, आई एम सी ए रौनक जैन फ्रॉम wellsend.com। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल एफए। तो सबसे पहले समझते हैं कि शेड्यूल एफए किसको किसको रिपोर्ट करना है। तो शेड्यूल एफए इज़ ए शेड्यूल इन योर इनकम टैक्स रिटर्न जो एक रेजिडेंट को रिपोर्ट करना है। व्हेन आई से रेजिडेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जो इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या ऐसे एनआरआईज जो या तो इंडिया में परमानेंट बेसिस पर वापस आ चुके हैं या फिर लंबे टाइम के लिए आए हैं या शायद वापस भी जा सकते हैं। उन सब लोगों को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शेड्यूल एफए का ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर करना है। अगर अब हम ये समझ चुके हैं कि शेड्यूल एफए डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, किन किन लोगों को करना ज़रूरी है वो भी समझ चुके हैं, तो समझते हैं कि हमें शेड्यूल एफए में क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं। तो शेड्यूल एफए में आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ या वो सारे एसेट्स जो आपके आउटसाइड इंडिया में है, इट कैन बी इमूवेबल एसेट्स आउटसाइड इंडिया, इट कैन बी मूवेबल एसेट्स जैसे कि आपके बैंक अकाउंट हैं, फॉरेन कंपनीज़ के शेयर्स हैं, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको शेड्यूल एफए में रिपोर्ट करनी है। विद दैट, अगर आपका कोई ट्रस्ट है आउटसाइड इंडिया जिसमें आप ट्रस्टी हैं या कोई एक ऐसी एंटिटी है जहाँ पे आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या आप साइनिंग अथॉरिटी हो, तो वो भी चीज़ें आपको शेड्यूल एफए में रिपोर्ट करनी है। अब मेजर चंक जो रेजिडेंट है यहाँ पे वो शेड्यूल एफए में ऐसे कवर होता है कि अगर आप कोई एमएनसीज में काम कर रहे हैं एंड योर पेरेंट कंपनीज आउटसाइड इंडिया जिसके आपको ईसॉप्स मिले हैं, तो वो ईसॉप्स भी आपको शेड्यूल एफए में रिपोर्ट करने हैं। तो मैंने मेजर चीज़ें बता दी हैं, लेकिन इससे रिलेटेड और भी कोई एसेट्स हैं जो शायद यहाँ कवर नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आउटसाइड इंडिया वो एसेट्स आपके पास में हैं तो वो सारी चीज़ें आपको शेड्यूल एफए में रिपोर्ट करनी है। अगर आपने नहीं किया उसको रिपोर्ट तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इनकम टैक्स रिटर्न इज गवर्न्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आपने एफए रिपोर्ट नहीं किया तो इनकम टैक्स के जो पेनल प्रोविजंस है वो तो आपके ऊपर एप्लीकेबल होते ही हैं। विद दैट आपके ऊपर ब्लैक मनी एक्ट भी एप्लीकेबल होता है एंड ब्लैक मनी एक्ट में एवरी ईयर डिफ़ॉल्ट का पेनल्टी इज़ ₹10 लाख। मतलब अगर आप मतलब आपके पास में कोई फॉरेन एसेट्स थे और आपने शेड्यूल एफए में रिपोर्ट नहीं किया और ये कॉन्ट्रावेंशन 3 साल तक हुआ है, फॉर एग्जांपल कि आप 3 साल तक मिस कर गए शेड्यूल एफए में रिपोर्ट करना, तो आपका पेनल्टी कैन गो अप टू 30 लाख रुपीज़। तो बेटर आप शेड्यूल एफए में डिस्क्लोज कर दीजिए सारी चीज़ें और ये पेनल प्रोविजंस को दोनों एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में भी और ब्लैक मनी एक्ट में भी अवॉइड कर सकते हैं। एक छोटा सा एक्सेप्शन है यहाँ पे कि अगर आपके फॉरेन एसेट्स में बैंक अकाउंट है और अगर समझो 2-3 बैंक अकाउंट है फॉरेन में और उनका टोटल अमाउंट इफ़ टोटल अमाउंट डजेंट एक्सीड्स 5 लाख रुपीज़, तो अगर आपने शेड्यूल एफए में नहीं भी रिपोर्ट किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट द मोमेंट दिस अमाउंट एक्सिड्स 5 lakhs और एनी अदर एसेट, इमीडिएटली आपको शेड्यूल एफए में रिपोर्ट करना चाहिए। एंड टू अवॉइड ऑल द काइंड ऑफ पेनल्टी, ऑल द काइंड ऑफ अदर प्रोसिक्यूशंस, एक बेस्ट मंत्र आप याद रखिए कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए। भले ही बहुत सारी बार ऐसा होता है कि द एनआरआईज हु आर कमिंग बैक टू इंडिया प्रोबेबली उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम शायद ना हो या हो तो 2.5 लाख से नीचे है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई एसेट है तो आपको सजेस्टेड है एंड रिकमेंडेड है कि आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ नोटिसेस, फाइल योर आईटीआर ऑन टाइम एवरी टाइम and avoid all the notices from the income tax department. I hope this session is helpful to you. अगर आपको कोई भी डाउट है related to schedule FA as well as related to income tax act, tax saving investment, you can write us in comment section and you can mail us. We will be happy to help you. Thank you so much.